हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डिस्कशन। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय चैप्टर का नाम है। और हम में से ज़्यादातर लोग या सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम क्या होती है, क्योंकि हम सब सुनते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं। कहीं ना कहीं अखबारों में या अलग अलग जगह पे या किताबों में आपने इस चीज़ को इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा होगा, जीडीपी को और जीडीपी से रिलेटेड बातों को। तो ये होता क्या है, कुल मिला के इस चैप्टर के अंदर हमें यही पढ़ना है। जैसे एक व्यक्ति की आय होती है, वैसे अगर किसी इकोनॉमी की, किसी राष्ट्र की पूरी जो इनकम है उसको कैलकुलेट करना है तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। प्लस उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें होती है, जीडीपी होता है, एनडीपी होता है, फिर नेशनल इनकम अलग होती है, एनएनपी होती है, फैक्टर प्राइस होता है, मार्केट प्राइस होता है, डेप्रिसिएशन, स्टॉक, इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है। कई सारी टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिलती है। तो आज का हमारा डिस्कशन, इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, इस तरीके से कि चीज़ें जो हमारे लिए काम की है वो सारी हमें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। खास करके हमारा मकसद है क्या, एग्ज़ाम देना, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम के लिए जो हमारे लिए रेलेवेंट है वो सारी चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, कुछ चीज़ें अगर आप मिस कर गए तो वहाँ पे फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो शुरू करें चर्चा अपनी, चलिए। सॉरी, आइए ज़रा देखिए, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ। ग्रॉस, चलिए इसको छोड़िए, आप तो बस मुझे इतना बता दीजिए। सॉरी, 1 मिनट है ना। जी, किसी व्यक्ति की हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इनकम कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, इनकम कैलकुलेट करनी है। क्या तरीके हो सकते हैं इनकम कैलकुलेट करने के, किस तरीके से हम इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, उसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि 3 मेथड होते हैं। 3 मेथड के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक फार्मर है, उसने गेहूं का उत्पादन किया, ₹50 का, मतलब जो उत्पादन किया उसकी वैल्यू है कितनी, ₹50। ध्यान से समझते जाइएगा, बड़े आसान तरीके से, सिंपल तरीके से हम पढ़ेंगे। एक दूसरा व्यक्ति है, बेकरी वाला, उसने वो गेहूं लेके क्या उत्पादन किया, ब्रेड का, कितने का, ₹200 का। ये ₹50 का जो व्हीट इसने उत्पादन किया, ये किसने परचेज कर लिया था, इस बेकर ने पूरा का पूरा खरीद लिया और इसने क्या उत्पादन कर दिया, ब्रेड का निर्माण किया और वो ₹200 में बिका। हमें कैलकुलेट करनी है कि भाई कुल जो अर्थव्यवस्था में ये जो गतिविधि हुई, इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ, नेट इफेक्ट क्या हुआ। अगर मैं पूछूं
मान लो इस पूरे देश के अंदर ये दो ही लोग हैं, एक ये किसान और एक ये बेकर, तो इसका नेट नतीजा क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, कितने का फ़ायदा हुआ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल है। एक तरीका तो होता है इनकम तरीका। कैसे? भाई किसको कितनी इनकम हुई वो कैलकुलेट कर लो। तो देख लेते हैं इनकम किसको कितनी हुई, कैलकुलेट कीजिए। एक तो है फार्मर, एक है कौन, बेकर। दूसरा तरीका हो सकता है एक्सपेंडिचर मेथड, किसने कितना खर्चा किया। भाई जिसने जितना जितना खर्चा किया वही तो सामने वाले की इनकम बनी होगी। मैं 50 रुपये दे रहा हूँ तो सामने वाला 50 ले रहा है, आप या तो मेरे वाले 50 जोड़ लीजिए या सामने वाला जो रिसीव कर रहा है वो 50 जोड़ लीजिए, बात तो एक ही। तो सेकंड मेथड आता है कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड, जहाँ हम किससे नापते हैं, जो खर्चे हो रहे हैं खर्चों से, यहाँ आय से। और तीसरा मेथड आता है कौन सा, वैल्यू एडिड मेथड। इस पे मैं बाद में आता हूँ, वैल्यू एडिड पे। पहले ऊपर वाले दोनों का जवाब दीजिए। फार्मर को कितनी इनकम हुई बताओ। मान लो फार्मर ने सिर्फ ये 50 का उत्पादन किया, उसके लिए लेबर लगाई और कुछ भी नहीं लगाया। बताइए, 50 की 50 पूरी इनकम हो गई फार्मर को। बेकर को कितने मिले, 200 में ब्रेड बनाई, 200 मिले होंगे, लेकिन वो 50 रुपये का क्या कर रहा है, आगे खर्चा कर रहा है। नेट इनकम कितनी है इसकी, 150 रुपये। 50 और 150 कितने हो गए, दोनों मिलके 200 रुपये। अगर एक्सपेंडिचर मेथड का हिसाब लगाओगे तो किसने कितना खर्चा किया, एक्सपेंसेस कितना किया, बताओ किसने कितना खर्चा किया एक्सपेंडिचर मेथड से, बताइए। सोचिए जरा। एक फार्मर है, एक बेकर है, एक कंज्यूमर भी होगा जिसने ये ब्रेड परचेज की होगी। तो यहाँ पे देखिए फार्मर ने 50 का उत्पादन किया, वो पूरा का पूरा किसके पास गया, बेकर के पास। उसने 200 का उत्पादन किया, अल्टीमेटली ये 200 की ब्रेड किसने परचेज की, कंज्यूमर ने। तो नेट इकोनॉमी में खर्चा कितना हुआ, 200 रुपये का। ठीक है। तीसरा तरीका है अपना वैल्यू एडिड मेथड। वैल्यू एडिड मेथड क्या कहता है, आपने अगर जीएसटी पढ़ा हो तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे देखिए ये अपना मैन्युफैक्चरर है मान लो, ठीक है। ये क्या करता है, रॉ मटेरियल काम में लेता है कुछ, रॉ मटेरियल ए, रॉ मटेरियल बी, 10-10 रुपये का, प्लस इसने कुछ लेबर लगाई, कुछ ओवरहेड लगाए, ये मान लो 20 रुपये का और ये 10 रुपये का। टोटल कॉस्ट आई उसकी 50 रुपये की, प्लस उसने 10 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ के 60 रुपये में कोई एक यूनिट बना के इसने सेल की। ये किसको सेल कर रहा है, होल सेलर को। मैन्युफैक्चरर ने होल सेलर को दिया। होल सेलर क्या करता है, मटेरियल को अपने पास पूरा, इसके पास तो गोडाउन होता है, तो वो मटेरियल को स्टोरेज करके रखता है और अपने पास रख के 60 रुपये वाला जो आइटम था जो परचेज करके लेके आया, कितने में परचेज किया था इसने, 60 रुपये में। ये आगे 80 रुपये में क्या करता है, सेल करता है, किसको, रिटेलर को। अब रिटेलर दूर दराज गाँव में बैठा है तो वो अपना मार्जिन जोड़ जोड़ के कितना, 100 रुपये में फाइनली बेच देता है, किसको, कंज्यूमर को। ओके। अब अगर मुझे ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ, इस ट्रांजैक्शन का नेट इफेक्ट देखना है कि भाई ये मैन्युफैक्चरर से गुड्स रवाना हुए, बने यहाँ से और यहाँ फाइनली कंज्यूमर तक पहुँचे, इस दौरान टोटल कितना फ़ायदा हुआ अर्थव्यवस्था को, टोटल कितनी इनकम हुई। तो अगर सिंपली अपन टोटल कर देते हैं, समझिएगा, देखिए अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, मैं छोटी छोटी यूँ ही बातें कर रहा हूँ टाइम पास की, बस आप सुनते जाइए, समझते जाइए। ऐसा ही चैप्टर है, ठीक है। कोई इसमें कोई गणित के बड़े फॉर्मूले नहीं लगे हुए हैं ना, सिंपल चीज़ है, सिंपल ही रखिए।
तो देखिए अगर यूँ हिसाब लगाएं तो मैन्युफैक्चरर को कितना मिला, 60 रुपये मिला। होलसेलर को कितना मिला, होलसेलर ने 80 रुपये में बेचा था, उसको 80 रुपये मिले। रिटेलर को कितना मिला, रिटेलर ने 100 में बेचा, कितना मिला उसको, 100। टोटल कितने हो गए, 180 और 240 रुपये कमाए तीनों ने मिलके। क्या ये ठीक लग रहा है क्या आपको? क्या ये ठीक लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो 80 रुपये हैं ये वाले, इस 80 में ये 60 तो शामिल है। भाई होलसेलर जो 80 में बेच रहा है, 60 रुपये का तो वो एज इट इज़ खरीद के लेके आ रहा है। उसने खुद का वैल्यू एडिशन कितना किया, उसने खुद वैल्यू में एडिशन कितना किया, उसने सिर्फ 20 रुपये का ही तो वैल्यू एडिशन किया, जो 60 में लाके उसने 80 में बेचा। तो इसका योगदान कितना है होलसेलर का, सिर्फ 20 रुपीज़ का। अगर रिटेलर का कॉन्ट्रीब्यूशन निकालूँ तो ये 80 रुपये का तो होलसेलर से परचेज करके लेके आ रहा है। उसने खुद ने अपना वैल्यू में इजाफा कितना किया, उसने सिर्फ 20 रुपये का किया। और इस मैन्युफैक्चरर ने कितना किया, मैन्युफैक्चरर ने पूरा 60 रुपये का प्रोडक्ट बना के दिया, तो उसने पूरा कुछ नहीं था और 60 रुपये का तैयार किया, तो उसने वैल्यू एडिशन कितने का किया, 60 रुपीज़ का। अगर टोटल देखो तो 20, 20 और 60, 100 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन हुआ। यानी जो फाइनली कंज्यूमर पे कर रहा है कितने का, 100 रुपीज़ का, ये क्या है, अपना वैल्यू एडिशन है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू में कितना एडिशन हुआ, कितनी अतिरिक्त आपने वैल्यू को जोड़ी है, उसके अंदर ऐड किया है। तो मैन्युफैक्चरर ने 60 रुपये का बनाया, होलसेलर ने इसको 80 में बेचा आगे, मतलब उसने 20 रुपये और ऐड किए। रिटेलर ने 80 वाले को 100 में बेचा तो 20 रुपये और ऐड किए। तो तीसरा मेथड आता है, आप क्या कीजिए, जो जितनी वैल्यू को ऐड कर रहा है वो टोटल कर लीजिए, 60 + 20 + 20 तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये तीसरा मेथड होता है क्या, वैल्यू एडिशन। तो अगर अपने वो ब्रेड और बेकरी और फार्मर वाले एग्जाम्पल पे जाएं तो फार्मर ने कितना वैल्यू एडिशन किया था बताइए, 50 रुपये का गेहूँ बनाया। उस बेकर ने कितने का वैल्यू एडिशन किया, उसने 200 को बनाया, लेकिन 50 तो गेहूँ वो परचेज करके लेके आया था, उसने कितने का किया, 150 का। टोटल कितना आया, 200। मतलब कोई भी मेथड लो, आंसर तो वही आना है। लेकिन कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात वही है, आंसर वही है, लेकिन तरीके क्या क्या हैं, अलग अलग है। पहला तरीका इनकम मेथड, क्या देखिए, हर व्यक्ति कितना कितना कमा रहा है। दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड, हर व्यक्ति कितना कितना खर्च कर रहा है, क्योंकि कोई खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो किसी की इनकम बन रही होगी। तीसरा मेथड वैल्यू एडिशन निकाल लीजिए, क्या निकाल दीजिए, वैल्यू एडिशन। यहाँ तक दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समझिएगा, गुड्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होते हैं कंजम्पशन गुड्स, कैसे गुड्स, कंजम्पशन। एक होते हैं कैपिटल गुड्स। समझिए, कंजम्पशन गुड्स का मतलब क्या होता है, टीवी, फ्रिज, एसी, साबुन, बिस्किट, चाय, ये जितने भी आइटम हैं जो सीधे कौन परचेज करते हैं, कंज्यूमर्स परचेज करते हैं और उनका क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, उनका उपयोग करते हैं। जब ख़त्म हो जाते हैं नया खरीद लेते हैं, फिर कंज्यूम करते हैं, फिर नया खरीदते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए इनका नाम क्या लिया हमने, कंजम्पशन। यानी कंज्यूमर जिनका क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है, जिनको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। दूसरे होते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब कोई प्लांट एंड मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, कोई बिल्डिंग है, कोई फैक्ट्री है, ये सारे क्या हैं, कैपिटल नेचर के। इनका कंजम्पशन नहीं होता, मतलब आपने कोई बड़ी सी मशीन लाके इंस्टॉल की, अब वो मशीन क्या कर रही है, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, उस मशीन से अपन कुछ चीज़ें बना रहे हैं। बिल्डिंग है तो उस फैक्ट्री की बिल्डिंग क्या कर रही है, मदद कर रही है प्रोडक्शन के अंदर। मतलब ये ऐसे नेचर के आइटम है
जो फर्दर प्रोडक्शन में इन कंज्यूमेबल को बनाने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो इनको अपन ने क्या नाम दिया, कैपिटल गुड्स का नाम दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये पढ़ते हैं आप, वर्ड सुने हुए होंगे आपने। कैपिटल गुड्स मतलब कैपिटल नेचर के, पूंजीगत नेचर के, और कंजम्पशन मतलब जो कंज्यूम हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल भी आता है, तो रॉ मटेरियल कैसा है, कंजम्पशन नेचर का है, वो कंज्यूम होगा, उससे नया प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जो मशीन लगी हुई है वो क्या है, कैपिटल गुड्स है। ठीक है, वो मशीन कंज्यूम नहीं हो रही है, मशीन तो वही है। ठीक है, उसमें रॉ मटेरियल आता रहता है, प्रोसेस होता रहता है, आता रहता है, प्रोसेस होता रहता है, वो मशीन वहीं की वहीं है। एक तीसरे टाइप के गुड्स और होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, और एक होता है फाइनल गुड्स। समझिएगा क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स और क्या होता है फाइनल गुड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखिए, फिर से अपन एक एग्जांपल लेते हैं मैन्युफैक्चरर का। कोई फैक्ट्री वाला है, ठीक है, ये फैक्ट्री वाला अपनी फैक्ट्री के अंदर कोई रॉ मटेरियल लेके आया, मतलब कोई मान लीजिए आप प्लास्टिक लेके आया, कुछ स्टील के आइटम लेके आया, स्टील लेके आया रॉ मटेरियल। यहाँ उसने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, उसके ऊपर कुछ काम किया, और इस तरीके से बना के उसने फाइनली कोई अपना आउटपुट तैयार किया। समझ लीजिए, मान लो बाइक बनाई उसने, स्टील भी लाया, रबर भी लाया, टायर वायर बनाए, सारा प्रोसेसिंग इस फैक्ट्री के अंदर उसने करके उसने क्या आउटपुट तैयार किया, अपना बाइक तैयार की। तो अगर आप अर्थव्यवस्था में देखोगे तो दो नेचर के गुड्स आपको दिखाई देंगे। एक तो ये बाइक्स जो मार्केट में है, इनको कंज्यूमर क्या परचेज करता है डायरेक्टली, जी हाँ, कंज्यूमर इनको खरीदता है। एक है ये प्लास्टिक, ये स्टील, ये रबड़, जिनको कौन परचेज कर रहा है, ये मैन्युफैक्चरर परचेज कर रहा है। क्यों परचेज कर रहा है, ताकि इनको यूज करते हुए ये क्या बना सके, कुछ फाइनल प्रोडक्ट बना सके, जो क्या है बाइक की शक्ल में बाहर आ रहा है। तो ऐसे में इस बाइक को अपन क्या नाम देंगे, फाइनल प्रोडक्ट, कि भाई ये फाइनली जो बन के आया वो फाइनल प्रोडक्ट। और इन तीनों को हम नाम देंगे क्या, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। यानी ये वो वस्तुएं हैं जो बाइक बनाने के लिए काम में आ रही है, उसमें कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो इनको हमने नाम दिया क्या, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप, काफ़ी देर हो गई सहन करते करते, रुकिए जरा, थोड़ा सा और धैर्य रखिए, यहाँ तक ओके। ठीक है, अब समझिएगा, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इनकम कैलकुलेट करनी है। किसकी, किसी देश की, नेशन की, राष्ट्रीय जो इनकम कैलकुलेट करनी है। अब एक देश के अंदर अलग अलग तरह के लोग होंगे, आप समझिएगा, है ना। एक ये व्यक्ति है जो मैन्युफैक्चरर है, ये व्यक्ति है जो कंज्यूमर है, जो फाइनली चीज़ों को खरीदता है। अब समझिए, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इनकम। अगर हमने सिंपली इतना सा काम कर लिया कि भाई जो जितना खरीद रहा है, मतलब तीन मेथड मैंने बताए थे, एक तो इनकम मेथड, एक था एक्सपेंडिचर मेथड, एक था वैल्यू एडेड मेथड। अगर अपन सिंपली सब जो कमा रहे हैं, अगर इनकम मेथड से कैलकुलेट करें, जो जितना कमा रहा है, जिसकी जितनी इनकम या जिसका जितना खर्चा, जो एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो सिंपली ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे हर व्यक्ति का पूरे इस अर्थव्यवस्था के अंदर जितने लोग हैं। क्या अपना आंसर आ जाएगा नेशनल इनकम का या नहीं आएगा? मेरा सवाल इतना सा है। ये सिर्फ मैंने दो लिए, और भी करोड़ों लोग होंगे ऐसे जो अलग अलग रोल निभा रहे हैं। कोई लेबर है, कोई कुछ है, कोई सर्विस दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर हम सबकी या तो इनकम या सबका एक्सपेंडिचर सिंपली ऐड कर दें, तो
तो क्या नेशनल इनकम आ सकती है या नहीं आ सकती? नहीं आएगी नेशनल इनकम, और आपका आंसर क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होगा, कई चीज़ें दोबारा काउंट हो जाएगी, दो बार चीज़ें काउंट हो जाएगी। मतलब हो सकता है जीडीपी 1 लाख करोड़ हो, उसकी जगह 2 लाख करोड़, जस्ट डबल हो जाए या 1.5 गुनी हो जाए। सिर्फ किस वजह से? कुछ चीज़ें डबल काउंट हो जाएगी। डबल काउंट कैसे? ये मैन्युफैक्चरर है, इस मैन्युफैक्चरर ने खर्चा किया परचेज करने में, क्या? रबड़, प्लास्टिक और स्टील। इसको खर्च करने के लिए इसने भी एक्सपेंडिचर किया। कंज्यूमर ने इससे बाइक खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर किया, अपन ने दोनों को ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि ये एक्सपेंडिचर तो ऑलरेडी इसमें शामिल है, इस बाइक की वैल्यू के अंदर ये खर्चा शामिल है। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स जो है इनको हमें शामिल नहीं करना है, हमें सिर्फ किसको काउंट करना है? जो फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट के अंदर स्टील की वैल्यू भी शामिल है, ठीक है, रबड़ की वैल्यू भी शामिल है और प्लास्टिक की वैल्यू भी शामिल है। और ये जो बाइक की वैल्यू है तीनों को मिला के बनी है, तो हमें ये 2 बार काउंट नहीं करना है। तो इस गलती को अवॉइड करने के लिए हमने ऊपर पढ़ा था क्या, कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं और एक होते हैं फाइनल प्रोडक्ट। हमें कौन सा देखना है? फाइनल प्रोडक्ट देखना है, ना कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखना है। तो ये इंटरमीडिएट फाइनल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, 4 तरह के लोग हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एक व्यक्ति जो क्या लगा रहा है? एफर्ट लगा रहा है। एक व्यक्ति जो लैंड किराए पे दे रहा है। जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको क्या मिलेगा? जाहिर सी बात है, रिटर्न मिलेगा। भाई पैसा लगा रहा है तो बाद में प्रॉफिट मिलेगा। कोई एफर्ट लगा रहा है तो वो लेबर है, लेबर को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। कोई लैंड ज़मीन किसी ने लगाई तो उसको बदले में क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। सॉरी, एक्सक्यूज मी, 1 मिनट। हाँ जी, तो इस इन्वेस्टमेंट करने वाले व्यक्ति को तो बदले में क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा, ठीक है। कोई पैसा लगा रहा है, पैसा उधार दे रहा है, उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए, एक तो प्रॉफिट में हिस्सा, एक सैलरी, लेबर के बदले कोई लैंड लगा रहा है तो रेंट, और जो पैसा उधार दे रहा है उसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इकोनॉमिक्स के लिए हम मानते हैं कि ये 4 ही मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। हमने याद हो तो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे बात की थी, लैंड, लेबर, कैपिटल और वहाँ तो 3 ही बात की थी, लैंड, लेबर और कैपिटल। यहाँ एक चौथा मैंने कैपिटल को 2 पार्ट में बांट दिया, एक जो इन्वेस्टमेंट के रूप में दे रहा है और दूसरा जो उधार दे रहा है, ठीक है। इसी के 2 टुकड़े कर दिए, है ना। तो ये देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए ये 3-4 फैक्टर ही मेन होते हैं जो किसी भी प्रोडक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। तो हमने जो इनकम मेथड की बात की थी, कौन से मेथड की? मैं देखिए अभी तक सिंपली आपको कुछ नहीं करवा रहा हूँ, किताब मैंने खोली भी नहीं है। मैं जो इस किताब के अंदर जो टॉपिक है अपना नेशनल इनकम, जितने कितने ये अलग अलग शब्द आ रहे हैं, टर्म्स आ रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार सिंपली उनको थोड़ा सा हम क्या कर लें, समझ लें, ताकि फिर हम जब डिस्कशन शुरू करें तो ये चीज़ें आपके लिए क्या हो, आसान हो। तो जब हम बात कर रहे हैं इनकम मेथड की, समझिएगा, तो इनकम मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली जितने भी लोग होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, उनकी क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं अपन इनकम। इकोनॉमिक्स के लिए जितना भी उत्पादन हो रहा है, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उत्पादन की, तो वो 4 कारणों से ही हो रही है, ये और ये। अब मान लो अभी वाला जो अपना मैन्युफैक्चरर था, जो अपना एग्जाम्पल लिया था, जो क्या कर रहा था,
एक तो एक प्लास्टिक और एक स्टील, ये 3 रॉ मटेरियल प्लस कुछ लेबर भी लगा रहा था। ये सारे उसने इनपुट लेते हुए उसने क्या किया, यहाँ प्रोसेसिंग की और फाइनली क्या बनाया, इसने आउटपुट बनाया बाइक। और ये बाइक मान लो बेची इसने कितने में, 50,000 में। अब एक तरीका तो अगर आपको नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करनी है तो आप क्या कीजिए, ये कंज्यूमर क्या कर रहा है, इसको खरीदने में पैसा लगा रहा है, तो आप क्या कीजिए, जितने भी फाइनल प्रोडक्ट है, शब्दों को ध्यान से समझिएगा, शब्द ध्यान से सुनिएगा, जितने भी फाइनल प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट क्या है बताओ, बाइक फाइनल प्रोडक्ट है जो सीधी किसके पास जा रही है, कंज्यूमर के पास है। जितने भी फाइनल प्रोडक्ट है उसके ऊपर उसको खरीदने में जो खर्चे हो रहे हैं, मतलब खर्चा कौन कर रहा है, ये कंज्यूमर कर रहा है, इन खर्चों को आप सिंपली क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। वही साबुन, तेल, हर चीज़ के ऊपर जितना आईपैड, मोबाइल, टैबलेट, टीवी, वॉशिंग मशीन, गाड़ियाँ, जितने भी खर्चे हो रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट पे ध्यान रखिएगा। फाइनल प्रोडक्ट मीन्स एक रेस्टोरेंट है, वो रेस्टोरेंट सब्जी लेके आता है, दूध लेके आता है, और भी अलग अलग तरह के चीज़ें लेके आता है, मसाले लेके आता है, ताकि वो अपने रेस्टोरेंट में प्रोसेसिंग करके फाइनली भोजन बना सके, कंज्यूमर को दे सके। तो ध्यान रखिएगा, वो रेस्टोरेंट वाला जो खर्चा कर रहा है उसके ऊपर, वो क्या है, सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, उनको वो कंज्यूम करते हुए खाना बना रहा है, और खाना किसको बेच रहा है, अपने जैसे कंज्यूमर को जो रेस्टोरेंट में जाके खा रहे हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट उनका क्या है, जो रेस्टोरेंट में वो सर्व कर रहे हैं वो, तो उसके ऊपर का खर्चा जो कंज्यूमर कर रहा है वो वाला सारा अगर अपन ऐड कर दें फाइनल प्रोडक्ट का खर्चा, तो हमें क्या मिल सकती है, देश की जो राष्ट्रीय आय है वो मिल सकती है। एक तरीके से कि भाई पूरे देश ने क्या किया, साल भर के अंदर जितना जितना खर्चा किया वो सारा हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। मतलब इस देश में इस साल, पूरे साल में इतनी आर्थिक गतिविधियां हुई। अगर हम सिंपली सबको ऐड कर दिया, हमने फर्क नहीं किया किसके बीच में, इंटरमीडिएट और फाइनल प्रोडक्ट के बीच में, तो क्या होगा बताइए, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। कैसे, रेस्टोरेंट वाला कहेगा मैंने भी खर्चा किया इसके ऊपर, ये इतना सारा मसाला और ये सारा खरीदा। कंज्यूमर का अगर वो जोड़ेंगे तो उसने भी खाने में खर्च किया, तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। वही जो चीज़ें जिसके लिए वो कंज्यूमर पे कर रहा है, हमने उसका खर्चा भी ऐड कर दिया, रेस्टोरेंट वाले का खर्चा भी ऐड कर दिया। या इस एग्जाम्पल में ये जो बाइक मैन्युफैक्चरर है, कंज्यूमर का पूरा 50,000 भी जोड़ दिया, प्लस ये 20,000 का ये रॉ मटेरियल लेके आया, ये भी जोड़ दिया, मतलब 50,000 की चीज़ के लिए 70,000 काउंट हो गए, तो हो गई ना डबल काउंटिंग। तो आपको क्या करना है, एक मेथड तो क्लियर कट समझ आ गया होगा, जितने भी कंज्यूमर फाइनल प्रोडक्ट, किसको, फाइनल प्रोडक्ट को परचेज के लिए जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, वो एक्सपेंसेस का क्या कर दीजिए, आप टोटलिंग कर दीजिए। क्या आ जाएगा आपके पास, नेशनल इनकम आ जाएगी। दूसरा मेथड है क्या, इनकम मेथड। समझिएगा, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। ये जो अपना मैन्युफैक्चरर था, जो क्या बना रहा था, बाइक बना रहा था और 50,000 में बेच रहा था, तो ये 50,000 कंज्यूमर ने इसको पे किए होंगे, 50,000 इसके पास आए होंगे, ये रहे कैश 50,000। क्या ये पूरा अपने पास जेब में डाल के बैठ जाएगा, नहीं, ये 50,000 में से क्या करेगा, 20,000 तो देगा किसको, इस रॉ मटेरियल सप्लायर को। मान लो 10,000 दे रहा है किसको, लेबर को। कुछ पैसा इसने बैंक से उधार ले रखा था या किसी सेठ जी से उधार ले रखा था, तो 5,000 दे रहा है, मान लो उसको इंटरेस्ट, ब्याज दे रहा है। और बाकी कितना बचा, 10, 20, 35, बाकी बचा कितना, 15,000, वो क्या है, इसका खुद का प्रॉफिट है। तो मैंने कहा किसी भी इकोनॉमी में 4 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं। एक तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इसने मैन्युफैक्चरर जो जिसने ये फैक्ट्री लगाई, उसका कंसीडरेशन क्या होगा, उसकी इनकम क्या होगी, भाई ये मैन्युफैक्चरर है, इसकी इनकम क्या है, मैन्युफैक्चरर की इनकम है प्रॉफिट, कितना, 15,000, इसको जोड़ लीजिए। दूसरा, लेबर की इनकम क्या है,
तो उसको जो पैसे मिले, वेजेस मिले, उसके वेजेस कितने हैं 10,000, उसको जोड़ लीजिए। तीसरा, जिसने कैपिटल लगाई या जिसने पैसा उधार दिया, उसकी इनकम क्या है, इंटरेस्ट, कितने 5,000, उसको मिला। चौथा, जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है उसका जो पेमेंट है, उसकी इनकम है ये, कितनी 20,000, तो ये भी जोड़ लीजिए। तो ये है कौन सा मेथड, इनकम मेथड, कि भाई जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितना कमा रहा है अगर वो सब ऐड कर दो आप, तो देश की इनकम आ सकती है। ठीक है, हर पैसा जो भी जा रहा है वो किसी न किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए ही जा रहा है। मान लो आज अगर आप फीस पे करते हो मेरे से पढ़ने के लिए, तो वो फीस क्या मैं मेरी जेब में रखूँगा, तो जो मेरा हिस्सा है वो मेरे पास रहेगा, और कोई मेरे साथ काम कर रहा है तो उसके हिस्से में भी जाएगा, और मैं कुछ चीज़ें परचेज करके ले रखे आ रहा हूँ तो वो कुछ पैसा वहाँ भी जाएगा। अल्टीमेटली ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके अंदर, जो भी फैक्टर इस गतिविधि में काम में आ रहे हैं वो। तो अगर इन सब की अपनी अपनी जो हिस्सा है इनकम का वो अगर हम जोड़ लें तो हमें क्या मिल सकती है, नेशनल इनकम मिल सकती है। तो अगर इसकी टोटल लगाओगे तो आप कितना आएगा, जाहिर सी बात है 50,000 आएगा। तो एक तो मेथड था कि सिंपली कंज्यूमर जो फाइनल प्रोडक्ट पे खर्चा कर रहा है वो 50,000 जोड़ दीजिए, इसको तो हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा इनकम मेथड, यानी जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरर, लेबर, कैपिटल, जो सप्लायर, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जितना जितना कमा रहे हैं वो सब जोड़ लीजिए, तो भी क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। तीसरा मेथड था कौन सा, वैल्यू एडेड मेथड, जो मैं बता चुका हूँ आपको। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है कि हर स्टेज पे जो वैल्यू में एडिशन हो रहा है, हर स्टेज पे, जैसे वो हमने कहा था 60 रुपये, फिर 80 रुपये, फिर 100 रुपये, तो हर स्टेज पे जो वैल्यू में एडिशन हो रहा है वो आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो भी देखिए ये 100 रुपये और ये 100 रुपये बराबर आएंगे। यहाँ तक ओके है। अब मैं आगे डिस्कशन में कुछ चीज़ें लेके आता हूँ। आइए जरा चैप्टर को शुरू करते हैं। यही समझाया गया है, कुछ नहीं। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक्सपेंडिचर मेथड समझाया गया। चलिए, मैं आपको ऐसे मज़ा नहीं आएगा, आगे समझाता हूँ। अब आते हैं अपन सीधा मुद्दे के ऊपर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी क्या होता है। ये है क्या अपना इंडिया, मेरा भारत महान। अब देखिए, इस इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर 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 जो भी गतिविधियां हो रही है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी सर्विसेज हो रही है, जो भी कामकाज हो रहे हैं, अगर इन सब को अपन क्या कर दें, जोड़ दें, ऐड कर दें, तो ये हमारे देश की कौन सी इनकम आ जाएगी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है जोड़, ऐड करना। ठीक है, तो ये अपनी डोमेस्टिक क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। ओके, मतलब जो भी गतिविधियां कहाँ हो रही है, इस बाउंड्री लाइन के अंदर अंदर हो रही है, मतलब भारत के जितने राज्य हैं सब इस बाउंड्री के अंदर अंदर हो रही है, उसको अपन क्या कहेंगे, डोमेस्टिक, यानी घरेलू। भाई इसका मतलब क्या है, घरेलू, जो अपने घर के अंदर, जो इंडिया के अंदर जो गतिविधियां हो रही है, उनका जो फाइनल प्रोडक्शन है, उसका जो टोटल है, सम अप है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, दूसरा शब्द आता है, कोई दिक्कत है क्या इसमें, सिंपल सी चीज़ है भाई, जो जो काम हुआ उन सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के 3 तरीके वो मैं बता चुका हूँ आपको, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर और
वैल्यू एडेड, या तो जो जो कंज्यूमर की सबकी इनकम है, सॉरी जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर, कैपिटल, वो रॉ मटेरियल सप्लायर, इन सब की वो जोड़ दीजिए, या जो जो फाइनल प्रोडक्ट पे एक्सपेंडिचर कर रहा है वो जोड़ लीजिए, या हर स्टेज पे जितना वैल्यू में एडिशन हो रहा है वो जोड़ लीजिए। ध्यान रखिएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट काउंट नहीं होंगे। ओके, दूसरा प्रोडक्ट शब्द आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एनडीपी। ऊपर वाला था जीडीपी, ग्रॉस, ये है नेट। तो ग्रॉस और नेट आप जानते हो, ग्रॉस यानी सकल, नेट यानी तो देखिए जीडीपी माइनस कर दीजिए क्या, डेप्रिसिएशन, जीडीपी माइनस क्या कर दीजिए, डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से समझिएगा, डेप्रिसिएशन आप ऐसे जानते हो क्या होता है, वियर एंड टियर होता है। कि कोई मान लो मशीन है, परचेज की आपने 1 लाख की, आज वो 1 लाख की है, लेकिन क्या वो अगले साल भी 1 लाख की वैल्यू की रहेगी? क्या उससे अगले साल भी 1 लाख की रहेगी? क्या उसके अगले साल भी 1 लाख की रहेगी? नहीं, क्योंकि वो मशीन यूज़ में है तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होगी, कम होगी। वेयर एंड टियर जितना हम उसको यूज़ करेंगे, एक कार है तो वो यूज़ होते होते कम होती जाएगी उसकी वैल्यू। ऐसे में अगर आप सिंपली जितने भी अपनी कैपिटल इक्विपमेंट है देश के अंदर, जितने भी कैपिटल नेचर के गुड्स है, मशीन है, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग्स, अगर इनकी जो वैल्यू है वो एज इट इज जोड़ देते हो सब, जितनी वैल्यू है सब की सब, तब तो आ जाता है अपने पास क्या, जीडीपी। लेकिन क्या वो वैल्यू कांस्टेंट रह रही है? जो मशीन 1 लाख की है क्या वो 1 लाख की रहेगी? जो बिल्डिंग आज 50 लाख में बनी है क्या वो जीवन भर 50 लाख वैल्यू रहेगी? नहीं, क्योंकि जितना ये पुरानी होगी उनकी वैल्यू में क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, मतलब उनकी वैल्यू में गिरावट आएगी। तो आप सिंपली क्या कीजिए, इस जीडीपी में से जो डेप्रिसिएशन का कंपोनेंट है, जितने भी देश के इक्विपमेंट है उन सब के ऊपर जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू वो लेस कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमें एक चीज़ तो पता चली कि भाई ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है तो ये ग्रॉस और नेट का जो फर्क होता है वो किस वजह से होता है, डेप्रिसिएशन की वजह से होता है। ओके, डेप्रिसिएशन आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। आगे बढ़े, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी आपने सुना होगा। हाँ सुना तो है, नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दो होते हैं। ये इंडिया, डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमने क्या लिया था याद कीजिए। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब ये बाउंड्री रेखा के अंदर अंदर जितनी भी गतिविधियां हो रही है वो सारी, वो कौन सी थी, डोमेस्टिक थी, मतलब घरेलू, अपने घर में उत्पादन हो रहा है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, पहला कुछ इंडियन जो भारत के नागरिक हैं लेकिन वो कहीं बाहर बैठे हैं, मान लो सऊदी अरब, यूएसए, यूरोप, यहाँ बैठे हैं तो भारत के, लेकिन वो यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, कुछ कमाई कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, सैलरी कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी तरह की इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन है कहाँ के, वो इंडियन है, भारतीय है। तो एक तो ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कुछ बाहर के नागरिक, कुछ यूरोपियन या पाकिस्तानी या नेपाली, वो इंडिया के अंदर यहाँ बैठे हैं और यहाँ कुछ कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। हो सकता है दोनों सिचुएशन, इंडियन बाहर काम कर रहे हैं, कुछ बाहर के लोग इंडिया में काम कर रहे हैं। तो जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, ग्रॉस डोमेस्टिक, उसने तो देखा ही नहीं कौन कहाँ का है कहाँ का नहीं, उसने तो कहा हमारी जो बाउंड्री है उसके अंदर जो भी गतिविधियां हैं उन सब की हमने टोटल कर दी और उसको नाम दे दिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फिर सवाल आया कि ये तो डोमेस्टिक है लेकिन आपके देश का कितना है, नेशनल प्रोडक्ट कितना, आपके देश का कितना है। इसमें तो वो लोग भी है जो बाहर है, बाहर के हैं, वो भी आपने जोड़ दिया, प्लस वो नहीं जोड़ा जो आपके देश के थे लेकिन बाहर बैठे, उसको आपने जोड़ा ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है, डोमेस्टिक से किस पे जाना है, नेशनल पे जाना है, तो आप क्या कर दीजिए, नेट फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो नेट हमारी इनकम हो रही है उसको क्या कर दीजिए आप, ऐड कर दीजिए। क्या होता है ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? अभी देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है। इंडियंस अर्निंग आउटसाइड इंडिया, ये अमाउंट ले लिया। जो इंडियन बाहर काम कर रहे हैं वो लेस कर दीजिए नॉन रेजिडेंट्स या अदर देन इंडियन या फिरंगी जो भी है, अर्निंग इन इंडिया, जो बाहर के लोग इंडिया में अर्न कर रहे हैं वो लेस कर दीजिए। तो ये नेट क्या हो गया अपना फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। देखिए अगर भारतीय बाहर कम और बाहर के लोग भारत में ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा कमा रहे, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत में बहुत कम लोग हैं क्योंकि भारत की ऑलरेडी इतनी जनसंख्या है, तो ज़्यादातर भारतीय ही उल्टे बाहर है, तो वो ज़्यादा कमा रहे हैं। अगर ये जो इसको क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से विदेश से जो नेट हम कमा के लेके आ रहे हैं। अब ये जो इनकम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये क्या कर दीजिए आप उस डोमेस्टिक के अंदर ऐड कर दीजिए, जीडीपी में क्या कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बात समझ आई कुछ कुछ आपको? डोमेस्टिक और नेशनल में क्या अंतर है, समझ आया? कहाँ गया, ये रहा। ओके, दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। ये है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं सोचना, कौन कहाँ का, इंडियन बाहर, नॉन इंडियन, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, कुछ नहीं सोचना। सिर्फ अपनी बाउंड्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है अगर उसको टोटल कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वहीं पे अगर हम सिर्फ इस बाउंड्री को नहीं देख के ये देख रहे हैं कि इंडियन जितने भी है वो कितना कमा रहे हैं, तो इंडियन कुछ बाहर भी हो सकते हैं, वो हमें ऐड करनी पड़ेगी, प्लस अपने देश के अंदर कुछ बाहर के फिरंगी भी काम कर रहे होंगे, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो वो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, ज़्यादा क्या होगा बताओ? तो जाहिर सी बात है ये वाला फिगर ज़्यादा होगा। क्यों? उसमें सिर्फ ये अपने देश का शामिल था, इसमें हम बाहर वाला भी शामिल कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रॉस से नेट पे जाना है तो कैसे करेंगे? अगर जीएनपी को नेट नेशनल प्रोडक्ट पे लाना है तो लेस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, हमें ये चीज़ पता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूँ दिक्कत नहीं होगी, आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगला देखें, एक होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एक होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ओके, कोई दिक्कत? एक और होता है जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस, और फिर आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बड़े कन्फ्यूजन है, सब आसान हो जाएंगे, आप बस समझते जाइए। एट प्रेजेंट जो चीज़ चल रही है उसको समझिए, अगर पीछे कुछ समझ नहीं आया छोड़िए, बाद में पूछ लेना, बाद में कवर कर लेंगे, रिवीजन के वक्त समझ आ जाएगा। अटके मत रहना, है ना, आगे बढ़ते जाइए। देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट समझिएगा। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, यूँ समझ लीजिए, देखिए कोई भी आइटम बने, जैसे वो अपने एग्जाम्पल में जो बाइक तैयार हुई थी, उस बाइक की कॉस्ट तो थी 35,000, प्लस कुछ क्या लगा होगा, टैक्स लगा होगा, वो टैक्स क्या हुआ होगा, ऐड होगा। मान लो 3,000 का टैक्स लगा तो ये हो गया 38,000, फिर उस पर 12,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और टोटल कितने में सेल की उसने, 50,000 में
सेल करी। जो ये टैक्स का अमाउंट है, टैक्स का जो फिगर है, अब बताओ अगर हम सिंपली ये 50,000 ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 50,000 को जोड़ रहे हैं, मतलब टैक्स को शामिल करते हुए जोड़ रहे हैं, तब तो हम कहेंगे इसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और ये टैक्स को हटा रहे हैं कि भाई टैक्स तो किसी की इनकम ही नहीं है ना, टैक्स तो किसको जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है, तो ये तो किसी की इनकम हुई नहीं, ठीक है। तो इस टैक्स को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो अगर हम 47,000 को जोड़ रहे हैं तो हम इसको कहेंगे क्या, फैक्टर कॉस्ट। बात समझ आई? मतलब फैक्टर कॉस्ट का मतलब वो जो फैक्टर है, रॉ मटेरियल या जो बाइक जो भी फैक्टर है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसमें टैक्स मत जोड़िए आप, बिना टैक्स के जो, तो वो क्या कहलाता है, फैक्टर कॉस्ट। वहीं मार्केट प्राइस में, मार्केट में कितने में बिक रहा है, तो मार्केट में जब बिक रहा है तो उसमें तो टैक्स भी शामिल है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए टैक्सेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रोडक्शन टैक्सेस, दूसरे होते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस। प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब जो प्रोडक्शन होने पे लगते हैं बस। अब उनको ये मतलब नहीं है आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो, मतलब 10 यूनिट बनाओ चाहे 1,00,000 यूनिट बनाओ, जैसे जो लैंड हम यूज़ कर रहे हैं उस लैंड पे रेवेन्यू लग रहा होगा, टैक्स लग रहा होगा, कोई स्टाम्प ड्यूटी लग रही होगी, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने वक्त जो छोटे मोटे कुछ टैक्सेस लगते हैं जो फिक्स है, साल के लगे और ख़त्म। वहाँ के लोकल जो म्यूनिसिपल है उसकी तरफ से कुछ टैक्स लग रहा होगा, कोई रिको में एस्टेब्लिश्ड है या कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया तो वो कुछ टैक्स कलेक्ट करता होगा। अब उन्हें मतलब नहीं है आप कितनी यूनिट बना रहे हो, तो फिक्स सालाना चार्जेस ले रहे हैं। प्रोडक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो किसके ऊपर होते हैं, पर यूनिट होते हैं। एक यूनिट बनाई तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी, जीएसटी देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स देना पड़ेगा, जो पर यूनिट लगते हैं, मतलब एक यूनिट पे इतना, 2 यूनिट पे इतना, 3 पे इतना, 4 पे इतना, इस तरीके से, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट टैक्सेस। ओके, प्रोडक्शन टैक्सेस जो फिक्स है प्रोडक्शन पे लगते हैं, पर यूनिट चेंज नहीं होते। प्रोडक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो पर यूनिट क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अब देखिए जीडीपी एट फैक्टर प्राइस, तो क्या करना है आपको, जो जीडीपी थी मार्केट प्राइस पे, मतलब जो टोटल 50,000 पे लेस कर दीजिए क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से, ये जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ये सारे कौन से, प्रोडक्ट टैक्सेस जितने भी है ये सारे लेस कर दीजिए। तो ये क्या आ जाएगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये है मार्केट प्राइस। अगर आप इस मार्केट प्राइस पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से सिर्फ वो प्रोडक्शन टैक्सेस हटा देते हो, प्रोडक्शन टैक्सेस कौन से, वो स्टाम्प, लैंड ड्यूटी, वो सारे, तो ये आ जाता है जीडीपी एट बेसिक प्राइस। पर आपको ये याद नहीं रखना है, बस आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें याद रखनी है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में टोटल लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ उसको क्या करते हैं, टैक्स हटा के जो कंपोनेंट होता है वो वाला लेते हैं। अब एक चीज़ और आ जाती है, अगर सरकार टैक्स ले रही है तो कुछ सब्सिडी भी तो कई बार देती है ना। जैसे एलपीजी सिलेंडर है, 700 रुपये का सिलेंडर है, इसमें मान लो जीएसटी लग रहा है, टैक्स लग रहा है 100 रुपये, 800 हो गया। कुछ सरकार 50 रुपये की सब्सिडी भी देती है, नेट कितने में मिल रहा है, 750 में। तो अगर आप टैक्स के कंपोनेंट को हटा रहे हो तो सब्सिडी जो घट रही है उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। समझ नहीं आया भाई, हमें क्या करना है, देखिए हमें जीडीपी निकालनी है एट फैक्टर कॉस्ट। भाई जो एक्चुअल प्राइस है हमें तो उस पर जीडीपी चाहिए, मार्केट में वो कितने में बिक रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। अब अगर मार्केट में समझ लीजिए पूरे अपने देश में एक सिलेंडर ही बना है पूरे साल भर में, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितनी आएगी, 750। ये मार्केट में कितने में बिक रहा है, 750 में बिक रहा है। लेकिन अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है
तो ये 750 लिख दिया मैंने जीडीपी एट फैक्टर प्राइस। लेस करूंगा मैं इसमें से क्या, जो मेरा जीएसटी लगा है कितना 100 रुपये, प्लस करूंगा मैं क्या, जो 50 की सरकार ने क्या दी है छूट दी है वो, तो नेट कितना आया बताओ 700 रुपये। और आप देखोगे यही तो है नेट 700 रुपये ही तो क्या है इसकी फैक्टर कॉस्ट है। इसके बाद ये जीएसटी और सब्सिडी तो यूं ही जोड़े घटाए हैं, बाकी एक्चुअल फैक्टर कॉस्ट तो कितनी है 700 और वो 700 ये है। बात समझ आई? उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी भाई। सिंपल सी बात थी, 700 रुपये का प्रोडक्ट था, प्लस जीएसटी लगा 100 रुपये, माइनस सरकार ने कुछ सब्सिडी दे दी 50 रुपये की। तो आप ये जीएसटी जो प्लस हुआ उसको घटा रहे हो फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए, क्योंकि मार्केट प्राइस में वो प्लस हुआ होता है इसलिए इसको माइनस कर रहे हो। अब इस मार्केट प्राइस में सब्सिडी भी तो माइनस हो रखी है, उसको वापस क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। ओके, तो ये इस तरीके से हम फैक्टर कॉस्ट पे जा सकते हैं। इसको फॉर्मूले वाइज कैसे लिखेंगे, अगर लैंग्वेज में लिखना चाहें तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और जब बात कर रहे हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी दोनों को मिला के, मतलब सब्सिडी तो प्लस होगी, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ नहीं होगी दिक्कत। क्या क्या पढ़ लिया हमने? जीडीपी पढ़ ली, एनडीपी पढ़ ली। ओके, जीडीपी और एनडीपी में क्या फ़र्क था? जीडीपी और एनडीपी में क्या फ़र्क था बताइए? तो हमने लेस किया सिर्फ क्या, डेप्रिसिएशन। ओके, जीडीपी के साथ हमने दूसरा पढ़ा क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कैसे निकला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? तो हमने सिंपली क्या किया, इसमें जीडीपी के अंदर प्लस ऐड कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जो नेट इनकम हमें प्राप्त हो रही है वो। वापस से इस जीडीपी को हमने अगर जीएनपी को हमें एनएनपी पे लेके आना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे, तो हमें क्या करना होगा, लेस डेप्रिसिएशन। ओके, मतलब कहने का मतलब ग्रॉस से अगर नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन, और डोमेस्टिक से अगर नेशनल पे जाना है तो ये। एक तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, दूसरा हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या डिफरेंस था बताइए? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो क्या कर दीजिए आप, घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। सिंपली अगर आपको ये जीएनपी को भी अगर लेके आना है मार्केट प्राइस से किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, क्या कर दीजिए, लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत? इतना सारा हम पढ़ चुके हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, या चलिए ज़्यादा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा पूरा, खुद से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करोगे तो बेटर समझ आएगा। मैं नोट्स इसके अपडेट कर दूंगा वैसे अभी, तो आप एक बार नोट से भी देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।